very good morning or very good afternoon or very good evening or very good night whenever you are watching my video. Welcome in Expert Brain Coaching Center. Today I am back with the new videos. Today I will discuss about electrical resistance. This is the lecture number 2 of current electricity class 12 physics. Okay, आज ये सेकंड लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का. इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड होल थ्योरी, होल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस ऑफ व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. If anyone of you want to read these things, do one thing, go to YouTube channel, search box current electricity 01 by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, today we will discuss about electrical resistance. What is electrical resistance, what is its unit, what is the formula and different numericals based on electrical resistance. Okay, बने रहिए इस वीडियो के साथ. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं या इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओपोज करना या मैं बोलूं ऑब्स्ट्रैक्ट करना, रुकावट डालता है. जब करंट फ्लो करता है उसके अंदर में रुकावट डालता है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड व्हाट, जब कोई कंडक्टर के साथ सेल कनेक्ट किया जाता है, जब कोई कंडक्टर के साथ सेल कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन टूट के निकलता है. जिससे इलेक्ट्रॉन टूट कर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल. उससे जाकर वो टकराता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. इन सब की वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा होता है करंट को फ्लो करने में. ठीक है, तो इसका पूरा कंसेप्ट मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सिखाया आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, वहां आप देख सकते हैं. अब देखो, जो हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, R इज इक्वल टू V अपॉन I. R इज इक्वल टू V अपॉन I. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, I है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. हमारा फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I. ये ऑलवेज करेक्ट है. R इज इक्वल टू V अपॉन I हमेशा सही है सारे केसों में. समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? कुछ बच्चे सोचते हैं, जो क्लास 10th में पढ़ा था हम लोगों ने ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. तो याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है. रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए. रेजिस्टेंस बच्चे सोचते हैं फिक्स होता है. रेजिस्टेंस इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज वेरिएबल आल्सो. रेजिस्टेंस किसी केसों में क्या होता है, वेरिएबल भी पाया जाता है. समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? वेरिएबल भी होता है. तो हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, R इज इक्वल टू V अपॉन I. कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. इसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ओम, OHM. इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारा होता है ओम. इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर. क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर. ये हर जगह एप्लीकेबल है. इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस ऑलवेज ट्रू. R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब देखो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था. वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू वीना. वीना का मतलब VIENA. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E इंटू N इंटू A. N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में, EV अपॉन में ml टाउ. E का मतलब इलेक्ट्रॉन, V का मतलब वेलोसिटी, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और जो हमारा टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है. ये दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ. वैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. दो कोलिजन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम. यहाँ पे जो टाउ होता है वो हमारा एवरेज होता है.
ठीक है, ये सारे फार्मूले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो अब vd की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट अप करो तो क्या आएगा, ev अपॉन m अपॉन l टाउ ENA। ठीक है, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो n e स्क्वायर टाउ av अपॉन में ml। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं i को इधर लेके आ जाऊं तो v अपॉन i हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी इधर चली जाएगी, ml अपॉन में n e स्क्वायर टाउ a। अब ये देखो ये जो फार्मूला आ रहा है v अपॉन i, या ये इसके बराबर है, किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। जो हमारा मेन फार्मूला r का आता है, r इक्वल टू v अपॉन i, यहां से आता है, यहां से आता है। ठीक है, अब देखो इस पूरी वैल्यू को हम लोग, ये जो वैल्यू हमारी है ये वाली, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रो, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। यहां से हमारा r का फार्मूला बन जाता है r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। ठीक है, रो क्या होता है हमारा, रेसिस्टिविटी। तो रो देख क्या होता है, रो की जो फॉर्मूला होता है m अपॉन में n e स्क्वायर अपॉन टाउ। अब ये देखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहता है, चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, फर्क किस पर पड़ता है सर, n पर पड़ता है और टाउ पर पड़ता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर में से इंक्रीज करने लगेगा। समझ आ रही बात है यार, ये किस पर डिपेंड करता है, n और टाउ। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना कम रिलेक्शन टाइम होगा, जल्दी जल्दी टकराएगा दो इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन टकराएगा कर्नल के साथ में। समझ आ रही बात नहीं आ रही? मेरे कहने का मतलब है जो रो की वैल्यू आती है, जो आप डायरेक्ट क्लास 10 में पढ़ लेते हो, यहां से आती है m अपॉन n स्क्वायर टाउ। n एंड टाउ बोथ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो यहां से हमारा r का फॉर्मूला बन जाता है r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। r का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, l का मतलब लेंथ और a का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है वो इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो हमें रो का फॉर्मूला अगर निकालना हो यहां से तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा हमारा आर ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो। ठीक है, रो सब्जेक्ट बन जाएगा आर ए अपॉन एल। अब मेरे को फाइंड आउट करना है यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। आर की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। यहाँ रो, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, इट मींस द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कि आर का फॉर्मूला ऑलवेज सही है। हमारा रो कहां से आता है, यहां से आता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, रो जो है लेंथ पे, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही शेप पर डिपेंड करता है, ना ही साइज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? फाइंड कर लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके ऊपर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मैंने दो क्वेश्चन उठाया है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कंप्रेशन वाला और एक्सटेंशन स्ट्रेच वाला। पर देखो दोनों दो क्वेश्चन मैंने लिया है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ एल, कोई वायर है उसका लेंथ एल है रेजिस्टेंस आर, उसका रेजिस्टेंस आर है। दिस वायर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले फिजिक्स में क्या करो, जो चीज बोलता है वो करते चले जाओ। पहले क्या बोला है, ए वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ए वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है उसका लेंथ एल है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इस दिस वायर इज स्ट्रेच, इस वायर को स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, कम होगा, लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो जब इसको स्ट्रेच किया गया तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये क्या थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ हमारी हो गई 12। स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेच
स्ट्रेच करने के बाद लेंथ हमारी कितनी हो गई, 12 हो गई। अब देखो तब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं R डैश, क्या सपोज कर लेता हूं हम लोग, R डैश। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। और दोनों का जो देखो, अगर मैं इसको बोलता हूं रो है तो ये भी रो ही होगा, क्योंकि जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये रो है इसका भी रो ही होगा, ठीक है। एक वायर था, उसकी लेंथ L, रेसिस्टेंस R, उसको जब हम लोगों ने खींचा उसका लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। अब मेरे को पूछा नया रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हो जाएगा रेसिस्टेंस। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा, दोनों वायर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब लिख लेना वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो क्या मतलब है, इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, फाइनल वॉल्यूम के बराबर। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, A इंटू एल, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ कितना, A इंटू 2L। वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, दोनों केस का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो आप R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, पहले वाले का सिंपल है ये। अब हमसे पूछा नए वाले का क्या होगा, तो आप पहले फॉर्मूला पुट करो। देखो जो नए वाले का रेजिस्टेंस क्या आएगा, R डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A डैश, नया A डैश। अब देखो जो आपने वॉल्यूम को इक्वेट किया था, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो ये आया था A इंटू L और वो आया था A डैश, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसका कुछ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका कुछ और होगा। देखो ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा क्या है, पतला है। A डैश इंटू 2L, L से L कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, A डैश, A डैश हो जाएगा A बाई 2, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या, R डैश इक्वल टू रो 2L अपॉन A डैश। A डैश की वैल्यू क्या पुटअप करो, A बाई 2। जब इसको A बाई 2 पुटअप करोगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 4 रो L अपॉन A। फिर देखा मैंने रो L अपॉन A क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारा। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बढ़ जा रहा है। अगर हमारे पास कोई एक वायर है, उसका लेंथ कैपिटल L है, रेजिस्टेंस R है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं, खींच दिया मैंने उसको, उसका लेंथ हो गया 2L। लेंथ जब बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फिजिक्स ये बोलती है कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम होगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एल लिख दिया, और वो क्या होगा A डैश इंटू 2L। L से L कट जाएगा, यहां से A डैश क्या आ जाएगा, A बाई 2। अब इसके लिए फॉर्मूला पुट करो, R डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A डैश। A डैश की वैल्यू क्या होगी, A बाई 2, वहां पुट करो, हमारा नया रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर है ये, नोट कर लो उसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कंप्रेस्ड, पहले वाले में स्ट्रेच हुआ था, इसमें क्या हुआ, कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। उसमें स्ट्रेच करके 2L किया गया था। इस बार क्या है, जैसे ये वायर इसको कंप्रेस करके इसका हाफ कर दिया गया, ओरिजिनल का हाफ कर दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या किया कीजिए, छोटा मोटा एक फिगर बना, डायग्राम बना लिया कीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। देखिए ये हमारा ओरिजिनल वायर है, इतना मोटा वायर होता नहीं है, पर मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज करेगा, पर रेजिस्टिविटी सब में क्या रहती है, सेम। अब बोला क्या है कि इसको कंप्रेस करने के बाद, जब कंप्रेस करेंगे लेंथ छोटा होगा, कितना छोटा बोला, हाफ। ओरिजिनल L है तो ये क्या हो जाएगा, L बाई 2। ये तो बोला हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, L बाई 2। तो सर इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रो सेम होगा, और क्या बदलेगा, A डैश, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसका दोनों का डिफरेंट होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि नया रेजिस्टेंस बताओ, इसका तो यूं ही निकाल लोगे आप। कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओरिजिनल वाले का रेजिस्टेंस निकल गया, अब उस वाले का पूछा हमसे,
उस वाले का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन में ए डैश। क्लियर है? अब वैल्यू पुट अप कर दो, हाँ उसकी वैल्यू पुट अप करो, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश। इस वाले का एल कितना आया है, एल डैश मैं इसको बोल रहा हूं, कितना आया है, एल बाई टू। वैल्यू पुट अप करो, क्या आ गया हमारा, एल बाई टू। ठीक है नहीं ठीक है? अब देखो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन है वो हम लोगों को कौन देगा, वो देगा, मैंने बताया कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, वॉल्यूम विल रिमेन सेम इनिशियली एज वेल एज फाइनली। इनिशियल केस में और फाइनल केस में दोनों में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, ऐसे लिख देना, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ए इंटू एल, ए इंटू एल। फाइनल वॉल्यूम ए और लेंथ कितना है हमारा, ए मैं नया लिख रहा हूं, ए डैश, एल बाई टू, एल बाई टू ही तो है। ठीक है, अब ये ए से कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से आएगा ए डैश। ए डैश आ गया किसके बराबर, 2a के बराबर। ए डैश क्या आ गया हमारा, 2a के बराबर। अब इस फॉर्मूले में जो मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, यहाँ आर सॉरी रो एल बाई टू, ए डैश की वैल्यू कितनी हमारी है, 2a। यस और नो, बोलिए। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, रो एल, क्या बोल रहा हूं मैं, रो एल अपॉन में 4, 2 टू 4, 4a। नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा R अपॉन 4। न्यू रेजिस्टेंस विल बी R अपॉन 4 टाइम्स, इतना हो जाएगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? आप इसको ध्यान से देखो कि जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करने के लिए स्ट्रेच किया हुआ है, कंप्रेस करने वाला है, आप आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, बस याद रखना कि वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसको हम छोटे तरीके शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं ट्रिक लिख रहा हूं, कैसे करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। अगर लिखा हो स्ट्रेच किया है, कंप्रेस किया है या पीटा गया है, उस केस में पूछेगा हमसे कि नया रेजिस्टेंस बताओ। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, उसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एन स्क्वायर आर। ये शॉर्ट ट्रिक है, लिख लो इसको, ये ट्रिक के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज। ये दोनों क्वेश्चन को आप इसके आधार पर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस, कितना बोला था, ट्वाइस बोला था, तो यहां पर दो 2 का स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, 2 टू 4 आर। यही तो आंसर आया था, देख लो, आर डैश इक्वल टू 4। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा हाफ कर दिया है, हाफ, देखो सेकंड क्वेश्चन बोला हाफ, ये फॉर्मूला किसके लिए है, चाहे कंप्रेस बोले, स्ट्रेच बोले या बीटन बोले, सबके लिए ये ट्रिक काम करेगी। नया रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही होगा, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। ये स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखो, इसके लिए भी ये लगेगा, आर डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इनटू में आर, तो कितना आ जाएगा ये, आर अपॉन 2 टू 4। देखिए 2 स्टेप आंसर आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो आप इस 2 क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये ट्रिक को भी लीजिए। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। एन क्या हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नोट डाउन लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फिर से मैंने 2-3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ताकि आपका रेजिस्टेंस के ऊपर में कोई न्यूमेरिकल अगर आया इस तरह का आपसे बन जाए। ठीक है, देखो मैंने जो ट्रिक बताया था आप लोगों को, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, तो मैंने उसके ऊपर में एक सिंपल क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इज स्ट्रेच टू 30 टाइम्स, 30 गुना स्ट्रेच कर दिया गया इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपने ओरिजिनल लेंथ से 30 गुना स्ट्रेच कर दिया गया। बोला फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया रेजिस्टेंस निकालो। तो मैं अभी आपको लोगों को एक ट्रिक बताया था, कुछ नहीं, उसका फॉर्मूला लिखो, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। इन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स
लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कितना गुना बढ़ा है, 30 गुना, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और कितना है 3, सिंपल कितना हो गया ये, स्क्वायर करो कितना आएगा 900 आएगा ना, इनटू में 3 9 27, बहुत ज्यादा आ रहा है, यस और नो, देख लो बहुत सिंपल है ये। अगर आप लोगों को दे देगा कितना टाइम्स बढ़ा है या घटा है, आप इस तरीके से सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है इसको समझिएगा ढंग से। क्या बोला है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट शेप का कंडक्टर अगर हो, इफ वी हैव डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर देन हाउ वी विल सोल्व या हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू रेसिस्टेंस और ओरिजिनल रेसिस्टेंस, हम लोग उसके अंदर में रेसिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो हमारे पास ये शेप में है, इस शेप में हमारा 3 साइड है, एक को मैंने ए बोला, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ये क्यूब भी होता हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, इसलिए मैंने वेरिएबल के रूप में लिया है। क्यूब रहेगा तभी सोल्व कर लेना, और अगर क्यूबॉइड रहेगा तभी सोल्व कर लेना, ए बी सी। अब देखो मैंने एक फेस को, इस फेस को बोला 1, इसको बोला है 2, इसको बोला है 3, इसको बोला है 4, ठीक है। हमारे पास 4 फेस 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर में। पहले मैं इसको करता हूँ, फिर एक और इसके अंदर ही ले लेंगे। तो मुझसे पूछा है क्या, फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस फेस 1 एंड 2। अक्रॉस 1 और 2 की निकालना, सबसे पहले क्या करो आप फॉर्मूला लिखो रेसिस्टेंस निकालने, क्या होता है रो एल अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरे को पहले फेस के लिए निकालना है, ए पार्ट के लिए जो 1 2 से निकल रहा है। पहली बात ये रखो जो हम लोग लेंथ रखते हैं, लेंथ, ये जो लेंथ की वैल्यू रखते हैं वो अलोंग दी करंट, लेंथ की जो वैल्यू हम लोग रखते हैं वो रखते हैं अलोंग दी करंट, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, अलोंग दी करंट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझिए इसको। लेंथ की जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं अलोंग दी करंट, और जो हम लोग एरिया रखते हैं, क्या रखते हैं एरिया, ये रखते हैं परपेंडिकुलर टू द करंट। एरिया की जो वैल्यू रखते हैं वो परपेंडिकुलर टू द करंट। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल को इंप्रूव करेगा, ठीक है। एल क्या लेते हैं अलोंग दी करंट, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, एरिया किधर लेते हैं परपेंडिकुलर टू दी करंट। अब देखो आप पहले केस में फेस 1 2 करंट फ्लो किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पहले आप लिखो ए पार्ट के लिए R इज इक्वल टू रो। अब देखो इस वाले में एल क्या होगा, एल ये वाला होगा, क्योंकि देखो करंट का डायरेक्शन यही और ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रो सी, एल की जगह पर क्या लेंगे अलोंग द करंट सी ले लिया, अपॉन में एरिया। तो एरिया क्या होगा परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट से जा रहा है, ये परपेंडिकुलर तो है, तो आप मल्टीप्लाई करो एरिया निकाल लेंगे a इंटू बी, आ गया, सिंपल है। अब आप खुद से पहले निकालो बी पार्ट के लिए 3 4, तो 3 4 के लिए जब निकालेंगे जिधर पहले आप लिखो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो। आपको लेंथ कौन सी लेनी है अलोंग द करंट, लेंथ कौन सी लेनी है अलोंग द करंट, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और लेंथ कौन सी लेंगे फिर बी वाई लेंगे, रो बी। अब एरिया किधर लेते हैं सर परपेंडिकुलर टू द करंट, परपेंडिकुलर क्या होगा a इंटू सी। कोई क्लियर की परेशानी है, अगर हमसे पूछ ले, मैंने दिया नहीं फिर भी दे देता हूं, चलो 5 और 6 इस फेस के अलोंग क्या होगा, इस फेस के अलोंग क्या होगा बताओ। तो इस केस के अलोंग भी हम लोग बी लेंगे, क्या लेंगे R इज इक्वल टू 5 6 के अलोंग हम लोग लेंगे रो बी, ठीक है, अपॉन में इस बार लेंगे हम लोग बी इंटू सी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, बस इस बात को ध्यान रखना, अगर डिफरेंट शेप का कंडक्टर आ गया, इफ यू हैव टू फाइंड आउट रेसिस्टेंस देन यू विल हैव टू कीप इन माइंड ओनली 2 थिंग्स, लेंथ कौन सी लेनी है, एरिया कौन सा लेना है। लेंथ लेना है अलोंग द करंट, एरिया लेना है परपेंडिकुलर टू द करंट, क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। अब इस पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा है ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर है हुज इनर रेडियस इज R1, अंदर वाले का रेडियस है R1 और बाहर वाले का रेडियस हमारा है R2, इनर R1 आउटर R2। मुझसे पूछा है फाइंड रेसिस्टेंस, दोनों सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, हमसे पूछा है क्या है रेसिस्टेंस क्या होगा। अब इसका डेंसिटी तो रेसिस्टिविटी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना शेप पर डिपेंड करता है ना ही साइज पर डिपेंड करता है, ये रो है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस निकालने का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर से देखो अब सवाल ये होता है कि सर एल तो यही होगा, जो इसका एल होता है एल तो यही होगा। अब सवाल होता है कि हमारा एरिया क्या होगा सर, सुनो ध्यान से, कि जब हमारे पास कोई होलो सिलेंडर है तो हवा में तो करंट तैरेगा नहीं,
जब अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल है तो करंट कहां से फ्लो करेगा, इस जगह से फ्लो करेगा करंट, इस जगह से करंट इस जगह से फ्लो करेगा। अगर मैं इसको अलग से दिखा दूं ड्रा करके, देखो ये अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, तो हमारा करंट फ्लो कहां से करेगा, इस जगह से करेगा। यस और नो, इससे तो फ्लो करेगा नहीं। तो अब ये बताओ अगर ऐसा केस है तो हम लोग ऐसे केस का एरिया कैसे निकालते हैं, इस वाले का R1 है, इस वाले का R2 है, तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई, बड़ा कौन है R2 बड़ा है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट कर दो, रो एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। समझ आ रही बात, आ रही है। मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हम लोग एरिया कौन सा लेंगे, लेंथ कौन सा लेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं एक अच्छा क्वेश्चन उठाता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छा हो। ये तो बिल्कुल बेसिक था, बोर्ड लेवल का है, नोट डाउन कर लो इसको। देखिए इस बार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए होलो सिलेंडर एंड द करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम कर्व सरफेस एरिया। एक होलो सिलेंडर है और जो करंट बाहर निकल रहा है उसके कर्व सरफेस। देखिए सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, आप इसको ऐसे अज्यूम कीजिए, जो करंट है वो कर्व सरफेस एरिया से बाहर निकल रहा है, पूछा फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अब ये ध्यान दो, इस बार जो करंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, करंट जो है लेंथ के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो करंट इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यानी कि इसका मतलब ये है यहां पे CSA कर्व सरफेस एरिया इज चेंजिंग रेगुलरली, जो CSA जो है वो लगातार चेंज कर रहा है। तो जब परपेंडिकुलर का केस को लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई डिस्टेंस सपोज करेंगे, जैसे हम सपोज ऐसे करेंगे कि जैसे इस पॉइंट में निकालना है, एक काटना है सिलेंडर छोटा ऐसा, मतलब ऐसे काट के निकालना है बाहर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, इतना बाहर तो निमोटा लिखना नहीं, कि हम लोग सिलेंडर कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे कट करेंगे और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। भैया जैसे हर जगह पे ये चेंज कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ और CSA होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? बोलिए, देखिए इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक एट डिस्टेंस R पे, एट डिस्टेंस यहाँ पर कोई एक एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर हम लोगों ने एक एलिमेंटल स्ट्रिप काट ली। तो इसमें तो ऐसे यहाँ पर कैसे बनेगा, मैंने इस पॉइंट पे ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं इतना दूरी पे जाके एक सिलेंडर काट के बाहर निकाल दिया, वेरी थीन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि जो हमारा CSA है वो लगातार चेंज कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया क्या और लगातार चेंज कर रहा है। देखो क्या किया मैंने, एक थीन एट डिस्टेंस R वी आर कटिंग थीन सिलेंडर, एलिमेंटल एरिया काट उसका। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर क्या मैंने माना, अगर छोटा है बिल्कुल पतला है तो क्या होगा, वो DR होगा। रेजिस्टेंस क्या माना मैंने, DR माना। तो अब छोटे वाले रेजिस्टेंस के लिए फॉर स्मॉल पार्ट DR क्या होगा, रो DR अपॉन में 2 पाई r। सर DR कैसे लिख दिया आपने, तो जो DR है करंट, जो करंट DR लेंथ के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, करंट जो हमारा है वो DR लेंथ के लॉन्ग फ्लो कर रहा है। इसको मैंने, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल किसको लेते हैं, करंट के लॉन्ग जो फ्लो करता है, एरिया किसको लेते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है। तो जो हमारा DR है वो करंट के डायरेक्शन में है, ठीक है। और 2 पाई आर एल क्या है सर, देखो क्रॉस सेक्शन को किस किस को काट रहा है, क्रॉस सेक्शन किसको काट रहा है, 2 पाई आर को काट रहा है, परपेंडिकुलर यही तो है क्रॉस। देखो ये क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर करंट ऐसे इधर निकल रहा है, आपकी तरफ निकल रहा है, मेरी तरफ निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही हुआ ना। तो मैंने क्या ले लिया, 2 पाई आर, ये छोटे से के लिया। अब देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया क्या हुआ 2 पाई आर एल। तो देखो अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस R सपोज किया है छोटा, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और होगा, मतलब R जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। अगर R चेंज हो रहा है तो A भी चेंज होगा। If R is changing, then area will also be changed. Yes or no? Area फ्लोसेशन चेंज करेगा ना। अब मैंने क्या किया, ये लिखा छोटे पार्ट के लिए। अब मेरे को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आप ये ध्यान दो,
कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो किस किस में होगा। अगर मैं देखूं ऐसा सिलेंडर छोटा छोटा, अगर मैं पतला पतला सिलेंडर काटूं तो कितना सिलेंडर होगा, इनफाइनाइट सिलेंडर होगा। वी विल हैव इनफाइनाइट, पता नहीं कितना सिलेंडर होगा। तो अब ये देखो, अगर हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हम लोग ये निकालना हो कि नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट मतलब वही टोटल। तो अब ये देखो कि अगर मैं सिलेंडर यहाँ पे निकाला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब निकाल रहा हूं, तो ये किस तरीके का है, करंट उस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान दो, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, एक सिलेंडर दो सिलेंडर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है। भैया देखो, एक सिलेंडर, एक के बाद ये दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, चौथा, पांचवा, और करंट इसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देंगे। इसके लिए छोटा पार्ट पता ना कहां तक जाएगा, डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर, सो ऑन चलता रहेगा ये, यस और नो। अब ये देखो हमारे पास डी आर की वैल्यू कितनी है सर, ये है रो डी आर अपॉन में 2 पाई आर एल। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वी विल इंटीग्रेट, छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा पार्ट आ जाएगा, ये सुनो। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज है बताओ। इसमें हमारा कांस्टेंट है रो, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है सर, सिर्फ आर है, डी आर अपॉन आर। कैसे सर, देखो इस वाले का आर कुछ और, इस वाले का कुछ और, इस वाले का, हर पॉइंट पे आर बदल रहा है तो ए भी बदलेगा, यस और नो। तो मैंने बाहर क्या ले लिया, रो बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, एल बाहर आ गया। अब हमारा क्या बचा, डी आर अपॉन। अब सवाल ये होता है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो देखो लिमिट कहां से, R1 से लेके कहां तक है, R2 तक है। तो लिमिट हो जाएगी R1 से लेके R2 तक, हो जाएगा सोल्व। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करो आप, रो 2 पाई एल, यही तो होगा 2 पाई एल। तो सबसे पहले क्या करो आप, डी आर अपॉन आर। डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी, मैं लिख दे रहा हूं साइड में, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर। इस बात को लिख लो, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर, बहुत फेमस है ये। इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया लॉग आर, ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, R1, आर पर लिमिट क्या है हमारी, R2। अब इसकी वैल्यू पुट करो, रो 2 पाई एल अपॉन में लॉग, अपर लिमिट पर रखो R2 माइनस लॉग R1। एनी प्रॉब्लम नहीं सर, आगे सॉल्व करो, रो 2 पाई एल और उसके बाद लॉग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं लॉग R2 अपॉन R1, यानी कि हम लोगों का नेट रेजिस्टेंस ये आ गया, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग R2 अपॉन में R1। क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि हर पॉइंट पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल कौन था, इंटीग्रेट के देखिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर में जो भी न्यूमेरिकल बन सकता था मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन इसका आता है किसका, फ्रस्टम वाला, वो भी मैं किसी दिन जब रिवीजन करवाएंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है, नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।